नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है संसद। बेटी संसद अपन पढ़ रहे हैं। बेटी संसद को संसदों की जननी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बार ब्रिटेन में ही संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी और बाकी देशों ने वहाँ से ग्रहण की थी। बेटी संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक सम्राट, राजा या रानी। दूसरा होता है कॉमन सभा, अपने यहाँ लोकसभा होता है, ब्रिटेन में कॉमन सभा होती है। तीसरा होता है लॉर्ड सभा, अपने यहाँ पे राज्यसभा होती है और ब्रिटेन में होती है लॉर्ड सभा। सब आज अपन देखेंगे यहाँ पे लॉर्ड सभा को सबसे पहले कि लॉर्ड सभा कैसे बनती है और लॉर्ड सभा के क्या कार्य होते हैं। लॉर्ड सभा की सबसे पहले रचना देखेंगे अपन कि लॉर्ड सभा किस तरह से बनती है और सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी रचना कैसे होती है। लॉर्ड सभा की रचना में सबसे पहले अपन देखेंगे सदस्य संख्या। देखिए, लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर नए लॉर्ड्स बना सकता है, तो सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन वर्तमान में 743 इसकी सदस्य संख्या चल रही होती है। दूसरी है कि इसकी प्रकार। लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जितने भी राजवंश के राजकुमार होते हैं वो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं, हालांकि वो बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं वंशानुगत पीयर। लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं वंश परंपरा के अनुसार चलते हैं। पिताजी के पश्चात उसके बेटे को उसकी सदस्यता मिल जाती है और लॉर्ड सभा की ज़्यादातर जो संख्या है वो वंशानुगत पीयर की ही होती है। तीसरे प्रकार के होते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड्स। 26 उन्होंने निश्चित कर रखे हैं लॉर्ड सभा में। ये पोप, पादरी, बिशप होते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा होते हैं आजीवन पीयर, अर्थात वो व्यक्ति होते हैं जो किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं सार्वजनिक जीवन में, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी मनोनीत किया जाता है। इस तरह 4 प्रकार के सदस्य होते हैं लॉर्ड सभा में। नया जो कानून आया है 2005 के पश्चात, न्यायपालिका इन्होंने अलग बना दी। इससे पहले 9 कानूनी लॉर्ड्स भी हुआ करते थे, अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है और न्यायपालिका वहाँ पर अलग कर दी गई है। इस तरह ये 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। और तीसरी जो मेन बात वो है कि लॉर्ड सभा का चुनाव नहीं होता है। लॉर्ड सभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं और सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। इस तरह इसका चुनाव नहीं होता है और वंश परंपरा के अनुसार सदस्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी सदस्य सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरे बिंदु पे चलते हैं कि इन सदस्यों के विशेष अधिकार। लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों से पूर्व मैं 2 बात और स्पष्ट कर दूं। 1955 से पहले लॉर्ड सभा के सदस्य व्यक्ति ही जेंट्स ही हुआ करते थे। 1955 के पश्चात ये चेंज कर दिया कि महिलाएं भी लॉर्ड सभा की सदस्य बनाई जा सकती है। और दूसरा परिवर्तन उन्होंने ये किया है कि वहाँ पर जो वंश परंपरागत सदस्यता थी, आजीवन जो सदस्यता थी, उसको ऐच्छिक कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी सदस्यता छोड़ सकता है। तो 2 परिवर्तन वहाँ पर कर दिए गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि सदस्यों के विशेष अधिकार। लॉर्ड सभा के सदस्यों को 5 विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं। पहला ये होता है कि सदन में भाषण देने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। सदन में कही गई बात के आधार पर उन पर कोई केस या कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार उनके पास ये होता है कि अधिवेशन के दिनों में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तीसरा उनके पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो सम्राट से सीधे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ये अधिकार लॉर्ड सभा के सदस्यों को विशेष अधिकार के रूप में माना जाता है। कॉमन सभा के सदस्यों के पास ये अधिकार नहीं है। अगला अधिकार इनके पास है कि अगर बहुमत के निर्णय से ये सहमत नहीं है तो अपना निर्णय अलग से भी छपवा सकते हैं। और 5वां अधिकार इनके पास ये होता है कि ये लोक सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करते हैं। इस तरह इनके पास ये विशेष अधिकार 5 होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसकी कार्यवाही कैसे चलती है, लॉर्ड सभा अपना कार्य कैसे करती है। लॉर्ड सभा भी कॉमन सभा के साथ साथ अधिवेशन के दिनों में ही कार्य करती है।
कॉमन सभा के साथ ही इसके अधिवेशन होते हैं और अधिवेशन प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर सम्राट या राजा या रानी के द्वारा बुलाए जाते हैं। अधिवेशन वहाँ पर नियम है कि वर्ष में एक बार बुलाया जाता है, तो कॉमन सभा के साथ साथ ये वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है। लॉर्ड चांसलर होता है, जो लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है, वो इसकी कार्यवाही का संचालन करता है, कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि इसकी जो गणपूर्ति होती है वो अभी जो है वो 3 सदस्य निर्धारित की गई है कि 3 व्यक्ति अगर उपस्थित होंगे तो ये कार्यवाही करना शुरू कर देगी। लेकिन किसी विधेयक को पारित करने के लिए 30 सदस्यों का होना जरूरी है। 30 सदस्यों के सिग्नेचर होंगे तो ही कोई विधेयक पारित माना जाएगा। एक चीज़ इसकी कार्यवाही के संबंध में विशेष है कि लोक सभा में किसी भी मुद्दे पर जब चर्चा चल रही होती है तो उस पर समापन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, अर्थात सदस्य आसानी से लंबे समय तक उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन 2 नियम बना रखे हैं कि कोई भी सदस्य उस विषय से असंबद्ध नहीं बोलेगा और 2 बार से ज़्यादा उसको बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। बाकी समापन प्रस्ताव यहाँ पर नहीं लाया जाता और इस तरह से ये अपना कार्य करती है। अब संगठन के बाद अपन देखते हैं कि लॉर्ड सभा की शक्तियाँ या कार्य, लॉर्ड सभा क्या कार्य करती है। अगर अपन लॉर्ड सभा की शक्तियों पर दृष्टि डालें तो लॉर्ड सभा की शक्तियाँ एक जैसी नहीं रही है। 17वीं शताब्दी में अर्थात 18वीं शताब्दी से पहले लॉर्ड सभा कॉमन सभा से ज़्यादा शक्तिशाली थी। 18वीं शताब्दी में कॉमन सभा के बराबर आई और 19वीं शताब्दी के पश्चात लॉर्ड सभा की शक्तियां कॉमन सभा से कम हो गई। अर्थात वर्तमान स्थिति को अगर अपन देखते हैं तो लॉर्ड सभा की शक्तियां जो है काफ़ी कम है कॉमन सभा के मुकाबले। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भी सबसे कमज़ोर सदन के रूप में ये जानी जाती है। देखते हैं किस तरह से इसकी शक्तियाँ होती हैं। इसकी शक्तियों को हमने सुविधा के लिए 6 बिंदुओं में बांटा है। सबसे पहले लेते हैं विधायी शक्तियाँ, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ। सामान्य विधेयक लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों में ही रखे जा सकते हैं और लॉर्ड सभा केवल 1 वर्ष तक उसको रोक सकती है, देरी कर सकती है या सुझाव दे सकती है। कॉमन सभा उसके सुझावों को मानती है तो ठीक है। 1 वर्ष के पश्चात यदि कॉमन सभा उसे वापस पारित कर देती है तो लॉर्ड सभा चाहे स्वीकार करो या नहीं करो, वो विधेयक वैसे ही पारित होता है जैसा कॉमन सभा ने पारित किया है। अर्थात लॉर्ड सभा सामान्य विधेयक में 1 वर्ष की देरी कर सकती है। दूसरा आता है वित्तीय शक्तियाँ, अर्थात वित्तीय अगर विधेयक आता है तो वित्तीय विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार कॉमन सभा के स्पीकर को होता है। वित्तीय विधेयक पहले कॉमन सभा में ही रखे जाते हैं और लॉर्ड सभा के पास केवल 1 महीने का समय होता है। 1 महीने तक वो रोक सकती है, उस पर विचार कर सकती है, कोई सुझाव दे सकती है। 1 महीने के पश्चात वो विधेयक वैसा ही पारित होगा जैसा कॉमन सभा पारित करती है। इस तरह सामान्य विधेयक में 1 वर्ष की देरी कर सकती है और वित्तीय विधेयक में 1 महीने की देरी कर सकती है। फिर चलते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ पे। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड सभा के पास प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, चर्चा कर सकती है। लेकिन कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटाने की शक्ति कॉमन सभा के सदस्यों के पास ही होती है, लॉर्ड सभा के पास नहीं होती है। तो कॉमन सभा ही हटा सकती है, लॉर्ड सभा नहीं हटा सकती। लॉर्ड सभा में 4 सदस्य कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है न्यायिक शक्तियाँ। अलग से न्यायालय बनने के पहले लॉर्ड सभा के पास ये विशेष शक्ति थी कि वो न्यायिक कार्य करती थी। लेकिन अब न्यायपालिका अलग बनने के पश्चात ये पावर भी उसके पास नहीं रही है। न्यायिक शक्तियों में लॉर्ड सभा केवल एक ही कार्य करती है कि जो कॉमन सभा जो आरोप लगाती है, जो महाभियोग लगाए जाते हैं, उनकी जांच करने का कार्य लॉर्ड सभा के द्वारा किया जाता है। फिर आता है परामर्श संबंधी शक्तियाँ। ये सलाह देने या परामर्श का कार्य भी करती है। ये उस परिस्थिति में सम्राट को परामर्श देती है जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है या कॉमन सभा भंग हो जाती है, उस समय सम्राट को परामर्श देने का कार्य भी करती है। इसके पश्चात आता है विचार विमर्शात्मक शक्तियाँ, अर्थात ये सार्वजनिक मुद्दों पर या जनता के किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श का कार्य भी सदन में करती है। इसके द्वारा किए गए जो विचार विमर्श है बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं, क्योंकि ये सदस्य किसी दल से संबंधित नहीं होते हैं।
इसमें समापन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, तो बहुत ही उच्च स्तरीय विचार विमर्श का कार्य करती है और सरकार का ध्यान आकर्षित करती है जनता के मुद्दों के ऊपर। इस तरह लाड़ सभा ये शक्तियां हैं और लाड़ सभा का संगठन इस प्रकार से होता है। तो आपका एक क्वेश्चन आज कंप्लीट हो रहा है कि लाड़ सभा का संगठन बताइए और लाड़ सभा की शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने को आ गया है, कंप्लीट हो गया है। और इस लाड़ सभा से संबंधित जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका मूल्यांकन है, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इसको तो नहीं किया, मेरी आवाज़ आई थी तो लगा रूटीन काम कर ली। इसको ही करना होता था मेन, इसको